Welcome to Defense Guru, a unit of Centurion Education Private Limited. Students, as we have been taking the fundamental rights, today we will be taking the next set of rights that is called freedom of religion or right to religion. That is provided under Article 25 to 28. See, one thing, freedom of religion is such kind of right which is basically the original concept of India only. We have the concept of freedom of religion. See, India is a country which is very diverse in nature. There are various number of religion. Basically, if you talk about it, here we have the people who worship Hinduism, who follow Islam. There are persons who follow Christianity. There are persons who follow Jainism, Buddhism, and many other religions are there in India. And we treat each and every religion equal. Now, see, freedom of religion is provided under Article 25 to 28. The first thing what I want to tell you that what do you mean by religion, by the word religion? What is religion? Actually, what is the meaning of religion? धर्म का मतलब होता क्या है? धर्म होता क्या है? अलग अलग धर्मों की अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग सिस्टम आपको मिलेंगे, लेकिन अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, हमारा जो संविधान है वो धर्म को कैसे मानता है, क्या मानता है, तो जरा सा इस चीज को देखिए धर्म क्या है एज पर इंडिया में मेजॉरिटी लेवल पे अगर देखा जाए तो हिंदुइज्म है एक रिलीजन। तो मैं उसी के थ्रू आपको एक एग्जांपल समझाना चाहूँगा कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में धर्म होता क्या है। देखिए, अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म में कैसे आया, किस तरीके से बना हिंदुइज्म। देखिए सर, हिंदुइज्म की अगर बात किया जाए तो हिंदुइज्म 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, 4 अलग अलग पार्ट्स में। सबसे पहले आता है श्रुति। श्रुति का मतलब होता है कि पहले कुछ लोगों ने कुछ बातें कही, कुछ प्रिंसिपल्स दिए और लोगों ने उन चीज़ों को याद रखा। कई सारे ऋषि मुनियों ने, कई सारे रिलीजन के लोगों ने ये बातें कही और जो लोगों ने याद रखी, जो उनकी कही हुई बातों को लोगों ने सुना, लोगों ने बोला और लोग उनको सुनते गए। जब लोगों ने सुना तो उनमें से कुछ बातें थी जो लोगों को याद रह गई, उन्हें कहते हैं स्मृति। अब जैसे ही स्मृति आता है, जब लोगों को याद रह गया तो कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने इन चीजों को लिखना शुरू कर दिया, जिनका राइटिंग का कॉन्सेप्ट यहां से शुरू हुआ। और इसमें राइटिंग यहीं से शुरू होती है। जैसे आप देखोगे हिंदुइज्म में कई सारे आपको स्क्रिप्ट्स लिखी हुई मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, इस तरीके की कई सारी स्मृतियां आपको सुनने में मिलेंगी जो लिखी गई। अब इनसे आगे पढ़ते हैं जब हम, तो कई सारे लोगों ने इन स्मृतियों को कंपाइल करके कई बड़ी बड़ी बुक्स लिख डाली, जिन्हें हम उपनिषद, पुराण, वेद और ऐसी चीजें कहते हैं। तो इन चीजों को कई सारी कमेंट्रीज लिखी गई या फिर डिगेट्स एंड कमेंट्रीज लिखी गई। डिगेट्स एंड कमेंट्रीज, इस तरीके की कई सारी डिगेट्स एंड कमेंट्रीज लिखी गई। अब ये जो चीजें लिख दी गई यहाँ पर, इन लिखी हुई चीजों को धीरे धीरे लोग प्रैक्टिस करने लगे और अपनी नॉर्मल लाइफ में ले आए। और जैसे नॉर्मल लाइफ में ले आए, ये कहलाया कल्चर, ये कहलाया कल्चर। तो कल्चर हुआ क्या, जो हम लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फॉरवर्ड करते जाते हैं। इसका सोर्स कहां से है, जो कभी सुना गया, कुछ चीजें याद रखी गई, उन्हें लिखा गया, फिर उनको कंपाइल करके बड़ी बुक्स लिखी गई और उसके बाद उन चीजों को फॉलो किया जाने लगा। ये हर धर्म का ऐसे ही कॉन्सेप्ट है। हिंदुइज्म इंडिया में मेजॉरिटी है, तो मैंने उसके एग्जाम्पल से आपको समझाया था। तो अगर टेक्निकली देखा जाए, रिलीजन एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? इट इज नथिंग। रिलीजन इज जस्ट द प्रीचिंग्स एंड टीचिंग्स। व्हाट इज रिलीजन? इट इज जस्ट द प्रीचिंग एंड टीचिंग, preaching and teaching of individual
individual which he has inherited from his ancestors, and they have inherited from their ancestors. रिलीजन और कुछ नहीं है, ये कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी टीचिंग्स हैं, कुछ ऐसी प्रीचिंग्स हैं जो हमने अपने एंसेस्टर से सीखी है, हमने अपने माता पिता से सीखी है, हमारे माता पिता ने उनके माता पिता से सीखी है। हम जैसे मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हमें सिखाया गया है कि जाकर के हाथ जोड़ना है। अगर हम मस्जिद जाते हैं तो वहाँ भी जाकर के हमें नमाज पढ़नी है, वहाँ पे सजदा करना है। तो ऐसी चीज़ें, चर्च जाते हैं तो वहाँ पर हमें ऐसे क्रॉस करना है। ये सब कुछ सारी चीज़ें हमें कहाँ से, हमने ये प्रीचिंग्स एंड टीचिंग्स हैं जो हमें अपने एंसेस्टर से मिलती है, जो जिसे हम आज की डेट में एज अ कल्चर, एज अ ट्रेडिशन, एज अ कल्चर के तौर पे हम सेलिब्रेट करते हैं। कैसे, क्या करते हैं? सेलिब्रेट। एक चीज ध्यान रखना, तो रिलीजन और कुछ नहीं है, द प्रीचिंग्स एंड टीचिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल व्हिच he has inherited from his ancestors and they have inherited from their ancestors which they celebrate as culture, which they celebrate as culture, जिसे वो एक संस्कृति के तौर पर मनाते हैं, जिसे वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ मनाते हैं। यही कहलाता है रिलीजन। तो बेसिकली इंडिया में जो आर्टिकल 25 है ये और कुछ नहीं कहता, ये इसी चीज की बात करता है कि व्हाट इज रिलीजन। यहाँ पर कोई एक धर्म या किसी की बात नहीं हो रही है। रिलीजन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ नहीं है। वॉट एवर द कल्चर इज इन सोसाइटी, वॉट एवर द कल्चर इज सेलिब्रेटेड, दैट कल्चर इज कॉल्ड एज रिलीजन। उसी कल्चर को हम रिलीजन कहते हैं। सीधी सिंपल सी बात, दैट इज कॉल्ड रिलीजन। अच्छा साहब, अब इसमें एक चीज और आता है कि मान लेते हैं कोई कल्चर है विच इज अनजस्ट, जो गलत है, जो हो सकता है रिलीजन के कॉन्सेप्ट पे सही ना उतरता हो, तो क्या उसे, जो हो सकता है इंडिया के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता हो, कोई ऐसा कल्चर, या कोई ऐसा कल्चर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करता हो, तो क्या उस कल्चर को भी रिलीजन माना जाएगा? नो, वैसे कल्चर को रिलीजन नहीं माना जाएगा। एनीथिंग विच इज वॉयलेटिंग द मॉरल्स ऑफ सोसाइटी और एनीथिंग विच इज वॉयलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ रिलीजन। उसे रिलीजन के तौर पर कंसीडर नहीं किया जाता। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया में एक और चीज है, इंडिया में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सपोर्ट एनी रिलीजन, वो किसी भी रिलीजन का सपोर्ट नहीं करता है। इट ओनली रिस्पेक्ट्स ईच एंड एवरी रिलीजन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली रिस्पेक्ट्स द रिलीजन। वो केवल हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर रिलीजन से एक मिनिमम दूरी बना के रखता है, एक मिनिमम डिस्टेंस क्रिएट करके रखता है, ताकि कल को किसी भी तरीके से किसी भी बात पर अगर कोई बात आती है कि इंडिया में जो है कोई गवर्नमेंट या कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पार्लियामेंट किसी एक रिलीजन की तरफ बायस्ड होकर के कोई डिसीजन ना ले। हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, वेयर ईच एंड एवरी वन इज कंसीडर्ड इक्वल एंड ईच एंड एवरी वन इज फ्री टू सेलिब्रेट द रिलीजन और द कल्चर ऑफ हिज ओन, जो उसका खुद का है, बट कीपिंग इन माइंड दैट पर्टिकुलर रिलीजन और दैट पर्टिकुलर कल्चर मस्ट नॉट बी वॉयलेटिंग द गाइडलाइंस ऑफ सोसाइटी, द मॉरल कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऐसा कुछ भी होता है कि कहीं से बेसिक स्ट्रक्चर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेट हो रहा है या गाइडलाइंस वॉयलेट हो रही है सोसाइटी की, ऐसी कोई भी चीज़ हो रही है, तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को रिलीजन कंसीडर नहीं किया जाएगा।
So that is all about the definition of religion. Now, अब कई सारे ऐसे मामले आए जहां पर रिलीजन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्वेश्चन हुई. मतलब ये हुआ कि whether that particular culture which is followed, whether that particular culture can be considered as a part of religion or not, whether that particular culture is just fair and reasonable or not, क्या वो culture सही है या नहीं. तो हम उन केसेस को अभी देखते हैं, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो इम्पोर्टेंट केसेस जिनसे रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चंस भी बनते हैं. नाउ सबसे पहला एक केस है, इसका नाम है संतोष सिंह वर्सेस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. मिनिस्ट्री संतोष सिंह वर्सेस एचआरडी मिनिस्ट्री. असल में हुआ क्या था, इन 2002 सन 2002 में सीबीएसई बोर्ड में, एचआरडी मिनिस्ट्री ने किया क्या, सीबीएसई बोर्ड में क्लास 6 to 9 संस्कृत को मैंडेटरी लैंग्वेज कर दिया. ये बोला गया कि संस्कृत जो है वो हर क्लास में क्लास 6 to 9 तक में 100% पढ़ाई जाएगी. ये 2002 में किया, जो 2003 से इम्प्लीमेंट होना था. ओके, ये तो 2002 में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया. अच्छा, अब इसके खिलाफ एक संतोष सिंह नाम के आदमी ने कंप्लेन फाइल की. उसका ये कहना था it is violating the concept of basic structure because संस्कृत लैंग्वेज पढ़ाने से वैदिक कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, और अगर कोई बच्चा जो वैदिक कल्चर को नहीं फॉलो करना चाहता है या जिसके ट्रेडिशंस में वैसा नहीं है, उसे भी उस वैदिक कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा. सॉरी, उसे भी उन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा और उन चीज़ों के हिसाब से काम करना पड़ेगा. सो दिस वाज चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. Now, various discussions were held, various number of people were called, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइनल डिसीजन दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा संस्कृत इज अ लैंग्वेज, इट्स अ लैंग्वेज. संस्कृत एक लैंग्वेज है, जैसे कि हिंदी हुई या फिर मराठी हुई या कोंकणी हुई या फिर इंग्लिश हुई, जैसे सभी लैंग्वेजेस हैं वैसे संस्कृत भी एक लैंग्वेज है. And teaching and preaching of Sanskrit language shall not be considered as the violation of principles of culture. ये कहीं से भी प्रमोट नहीं करता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को, ये केवल एक लैंग्वेज है. तो इस केस में साफ तौर पे कहा गया टीचिंग संस्कृत लैंग्वेज, टीचिंग संस्कृत as a language does not promote any religion and does not violate the principles of आर्टिकल 25. किसी भी तरीके से ये ना तो ये किसी भी तरीके से किसी धर्म को प्रमोट करता है, और ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, ना ही ये किसी तरीके से आर्टिकल 25 में दी गई हुई गाइडलाइंस का वायलेशन है. तो टीचिंग संस्कृत वाज मेड लीगल. आसान भाषा में क्या है याद रखना, टीचिंग संस्कृत was declared legal in educational institutions.
संस्कृत पढ़ाना लीगल डिक्लेयर कर दिया गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अच्छा साहब, इसके बाद फिर और भी मामले आए, और कौन से मामले थे उनको देखते हैं। इस केस का नाम है हाजी इसाक मोहम्मद। हाजी इसाक मोहम्मद, हाजी इसाक मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हाजी इसाक मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में क्या हुआ? इट वॉज अ केस ऑफ 2005। इसमें क्या हुआ? द बिहार स्टेट गवर्नमेंट imposed a complete ban on cow slaughter. Ban on cow slaughter. बिहार की स्टेट गवर्नमेंट ने गौ हत्या पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया एंड डिक्लेयर्ड cow slaughter as a punishable offense. कि अगर किसी आदमी ने गाय की हत्या की, गाय की किलिंग की, then it will be considered as a punishable offense. इसे अपराध माना जाएगा। ये बात कहा गया हाजी इसाक मोहम्मद, बिहार स्टेट गवर्नमेंट। हाजी इसाक मोहम्मद ने इसके खिलाफ पिटीशन फाइल की। इन्होंने कहा ये हमारे रिलीजन के कॉन्सेप्ट को वायलेट करता है। कैसे? इन्होंने कहा हमारे यहाँ एक फेस्टिवल मनाया जाता है विच इज कॉल्ड एज बकरीद, और बकरीद तब तक सेलिब्रेट नहीं मानी जाती, तब तक मुकम्मल नहीं मानी जाती जब तक गाय की बलि नहीं दे दी जाती। सो अंटिल एंड अनलेस अ काउ इज नॉट सैक्रिफाइस्ड अप टू दैट टाइम वी कैन नॉट कंसीडर अ फुल सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल कॉल्ड बकरीद। हम तब तक बकरीद का कंप्लीट सेलिब्रेशन नहीं मान सकते, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ये फेस्टिवल हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट सेलिब्रेशन इस फेस्टिवल का हो गया। तो ये काउ स्लॉटर को लेकर के इन्होंने इसके खिलाफ पिटीशन फाइल की। अलग अलग जगहों से वेरियस इमाम्स, वेरियस हाजीज एंड वेरियस रिलीजियस टीचर्स वर कॉल्ड इन सुप्रीम कोर्ट, वेरियस काइंड्स ऑफ कमेंट्स वर टेकन, वेरियस टेक्स्ट बुक्स वर रेफर्ड, इन सब चीज़ों को रेफर किया गया। रेफर करने के बाद इवन जमा मस्जिद के इमाम साहब और इमाम बुखारी और इन लोगों ने के स्टेटमेंट लेने के बाद कोर्ट ने ये पाया दैट नोवेयर, कहीं पर भी नोवेयर इन कुरान और इन एनी अदर रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ इस्लाम देयर इट इज रिटन दैट काउ स्लॉटर इज मैंडेटरी फॉर बकरीद। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी पूछा गया बिहार स्टेट गवर्नमेंट से कि साहब आपने बैन इंपोज किया तो आखिरकार क्यों है? तो देयर वाज अ लॉजिकल आंसर बाय द बिहार स्टेट गवर्नमेंट। उसने साफ तौर पे कहा कि वी हैव इम्पोज्ड द बैन ऑन काउ स्लॉटर बिकॉज काउ इज नॉट अ रिलीजियस एनिमल। वी हैव इम्पोज्ड बिकॉज काउ इज अ बेसिकली इट्स अ कॉमर्शियल एनिमल। ये एक तरीके का कॉमर्शियल एनिमल है जिससे हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और डेयरी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल में कमी ना आ जाए, उससे हमें ज़्यादा फायदा है बजाय कि काऊ की किलिंग से। दैट्स व्हाई वी हैव इम्पोज्ड द बैन ऑन काउ स्लॉटर एंड मेड इट पनिशेबल ऑफेंस। तो यहाँ से ये बात क्लियर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने दैट इम्पोजिंग बैन ऑन काउ स्लॉटर डज नॉट वायलेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिकल 25। लिख लीजिएगा, imposing ban on cow slaughter does not violate the principles of Islam अंडर आर्टिकल 25। अगर किसी
किसी भी तरीके से इस्लाम के प्रिंसिपल्स पर कोई भी बैन नहीं, कोई भी वायलेशन नहीं हो रहा है अंडर आर्टिकल 25, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि काऊ का ही बलि दी जाए। देखो असल बात यह है, बकरीद एक ऐसा फेस्टिवल होता है जहाँ पर कुर्बानी दी जाती है, जहाँ पर आप अपनी कोई चीज़ जो आपको बहुत प्यारी है आप उसकी कुर्बानी देते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सिर्फ किसी न किसी जानवर की बलि दें, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। वो हो सकता है आपके अंदर की कोई आदत हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसे आप कुर्बान करते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल। तो ये होता है, नॉट काउ स्लॉटर। ये बात कोर्ट ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया। इसके बाद से एक बात ध्यान रखिएगा, इसी के कई सालों बाद धीरे धीरे करके कई सारे स्टेट्स ने काउ स्लॉटर पे बैन लगा दिया, और आज की डेट में थ्रू आउट द इंडिया काउ स्लॉटर पे बैन लगा हुआ है। इवन अगर काउ कोई का स्लॉटरिंग की जाती है देन इट विल बी अमाउंटिंग टू अ पनिशेबल ऑफेंस। ये पनिशेबल ऑफेंस है, अपराध माना जाएगा। अब तो पूरे देश में लागू है। इसके अलावा और भी कुछ मामले थे जिनमें रिलीजन के कॉन्सेप्ट को इफेक्ट करने की बातें आई। ये कौन से मामले थे? अगला केस, ये मैंने आपको आर्टिकल 21 में भी बताया था। इस केस का नाम है क्राइस्ट चर्च सोसाइटी ऑफ केरला within bracket Temple of God, full gospel case। इसे टेम्पल ऑफ गॉड केस नाम से भी जाना जाता है, उतना ही याद रखोगे काफी है। अब इस केस में क्या हुआ था, अगेन आई वुड लाइक टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग। इस केस में क्या हुआ था कि एक वर्किंग विमेन हॉस्टल था जो कि एक चर्च के बिल्कुल बगल में था, और चर्च में डेली शाम को लाउड म्यूजिक बजाया जाता था, काफी ज्यादा तेजी से। लाउड म्यूजिक बेसिकली फॉर द प्रेयर ऑफ गॉड, भगवान की पूजा के लिए काफी लाउड आवाज में जो है काफी लाउड तरीके से म्यूजिक वगैरह प्ले किया जाता था। तो जब ये लाउड म्यूजिक वगैरह बजाया जाता था तो उसकी वजह से होता क्या था, उस म्यूजिक की वजह से बगल में जो वर्किंग विमेन हॉस्टल था वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज आते थे, लोगों को प्रॉब्लम होती थी। तो फिर अथॉरिटीज़ ने मना किया कि भाई आप इस तरीके से म्यूजिक ना बजाइए, जिसके खिलाफ चर्च की जो अथॉरिटीज़ थे दे मूव टू कोर्ट। दे फेल्ट दैट इट इज़ द वायलेशन ऑफ देयर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उनके फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है, क्योंकि वो कहीं पर भी म्यूजिक बजा सकते हैं। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने ना सिर्फ इस तरीके के म्यूजिक बजाने को गलत माना, अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्ट ने इस तरीके की चीजों को नॉइज पोल्यूशन तक कंसीडर कर डाला। एक्चुअली देखिए कहा क्या गया है, जैसे हिंदुइज्म की बात करें दैट वेयर एवर इट इज सेड, जैसे आप कभी कभी देखते होंगे लोग नवरात्रि में जागरण कराते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि काफी हैवी लाउड स्पीकर्स लगा करके पूरे मोहल्ले की नींद खराब कर देते हैं। Enchanting of mantras must be done in full swing. Mantras या whatever the ritual things are there, that must be enchanted in a full swing with your open vocal cord. आप पूरे गला फाड़ के गाइए, कोई दिक्कत नहीं, बट माइक लगा के गाइए, लाउड स्पीकर लगा के गाइए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, किसी भी रिलीजन में नहीं लिखा है, वेदर इट इज हिंदुइज्म, वेदर इट इज इस्लाम, वेदर इट इज क्रिश्चियनिटी, व्हाटएवर इट इज, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपको बिल्कुल उस तरीके से गाना है कि आप जो है पूरी दुनिया को सुनाते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोर्ट ने साफ कह दिया, और इसके साथ साथ कोर्ट ने इसको नॉइज पोल्यूशन कंसीडर किया। तो सीधे सीधे तौर पे ये कहा कोर्ट ने दैट यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स in religious institutions या at religious places,
डज नॉट या religious places are not the essential elements of use of loudspeakers at religious places are not the essential elements of religion. ये धर्म के जरूरी तत्व नहीं है, कोई जरूरी तत्व नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। समझ में आया? तो ये चीजें साफ तौर पे कह दी गई क्राइश्चियन सोसाइटी ऑफ केरला। इसके अलावा और कुछ मामले आते हैं। एक केस और है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। दो केसेस को एक याद रखिएगा, एक संतोष सिंह वाले को, संस्कृत वाले को, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, दूसरा अभी जो बताने जा रहा हूँ ये काफी पूछा जाता है। इस केस का नाम है बिजॉय इमैनुअल। वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, या फिर इस केस को एक और नाम से जाना जाता है, फेमसली नोन एज नेशनल एंथम केस। ये पेपर में पूछा भी जा चुका है एक बार। नेशनल एंथम केस नाम से ही पूछा गया है, बिजॉय इमैनुअल नाम से नहीं पूछा गया है। और अभी भी मैं बता रहा हूँ आपको, अगर एग्जाम में आएगा तो पॉसिबिलिटी यही है कि ये नेशनल एंथम केस के नाम से ही आए, ना कि बिजॉय इमैनुअल के नाम से। तो नेशनल एंथम केस में हुआ क्या था, एक इंडिया में कम्युनिटी होती है, ये एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करती है। इस कम्युनिटी का नाम है जोहवा कम्युनिटी। ये एक रिलीजन है इंडिया में। अब होता क्या है, बिजॉय इमैनुअल एक्चुअली एक बच्चा था, समवॉट ही वाज स्टडीइंग इन सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा। ये जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल में हर दिन पहले मॉर्निंग में, आप भी स्कूल में पढ़े होंगे तो स्कूल में आते होंगे, पहले प्रेयर होती है और प्रेयर के टाइम पर हम नेशनल एंथम गाते हैं, नेशनल एंथम बजाते हैं। ये बच्चा नेशनल एंथम जिस समय होता था, नेशनल एंथम को कभी भी गाता नहीं था, वो साइलेंटली खड़ा रहता था उस समय। इस बात को उसके टीचर्स ने नोटिस किया, टीचर्स ने नोटिस करके शायद प्रिंसिपल तक पहुंचाया, प्रिंसिपल ने फिर आगे मैनेजमेंट तक पहुंचाया। तो बच्चे से जब पूछा गया कि तुम नेशनल एंथम क्यों नहीं गाते हो, तो उसने बोला मेरी मम्मी ने मना किया है, मेरी मदर ने मना किया है कि हम नेशनल एंथम मत गाया करो या कोई भी गाना मत गाया। पीटीएम में, पेरेंट्स टीचर मीट में, पेरेंट्स से पूछा गया कि क्यों नहीं गाता है बच्चा, तो पेरेंट्स ने रिप्लाई दिया कि वी बेसिकली बिलोंग टू जोहवा कम्युनिटी, हम जोहवा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हमारी कम्युनिटी में एक ट्रेडिशन है कि वी ओनली सिंग द सॉन्ग इन द प्रेज ऑफ आवर गॉड। हम जो भी गाने गाते हैं केवल अपने भगवान की उसके लिए गाते हैं, उसके अलावा हम किसी भी तरीके के कोई और गाने नहीं गाते। तो इसी वजह से नेशनल एंथम को गाने से मैंने मना कर रखा। स्कूल अथॉरिटीज ने पहले काफ़ी प्रेशर बिल्ड किया, नहीं नेशनल एंथम है ये तो आपको गाना ही पड़ेगा सारी चीज़ें, लेकिन वो फैमिली भी एडमेंट थी, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम नहीं गाने वाले, हमारा बेटा नहीं गाएगा। और इस बात को लेकर के स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने गजब का डिसीजन लिया। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने अचानक से एक डिसीजन लिया और इस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बच्चा नेशनल एंथम नहीं गाता। इसके पेरेंट्स को लगा ये उनके आर्टिकल 25 का वायलेशन है, उनके फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है, क्योंकि उनके जो रिलीजन में जो बातें कही गई हैं, जो कल्चर में दिया गया है, वो उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे जो उन्होंने अपने एंसेस्टर से सीखा। एंड दे वेंट टू कोर्ट। मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में अगेन इस पर काफी हैवी डिस्कशन हुआ, सब कुछ हुआ। डिस्कशन होने के बाद कोर्ट ने डिसीजन दिया दैट सिंगिंग नेशनल एंथम इज नॉट नेसेसरी। कोई जरूरी नहीं है कि आप नेशनल एंथम गाएं, और अगर आप नेशनल एंथम नहीं गाते हैं
then it does not amount to disrespecting the national anthem. Apart from that, it was found that in Jowwa community, not singing the song is the essential part of their culture. So that was upheld, उसको मान लिया गया, ये मान लिया गया कि नहीं जोवा कम्युनिटी में ऐसा है तो आदमी ऐसा कर सकता है. एंड इफ यू वांट टू पे रिस्पेक्ट टू नेशनल एंथम, तो सिंपली आपको बस एक काम करना है, इफ यू आर स्टैंडिंग प्रॉपरली फॉर दोज 52 सेकेंड्स, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ प्रॉपर रिस्पेक्ट टू नेशनल एंथम. या आप खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि देखो नेशनल एंथम अगर बज रहा है, हो सकता है कोई आदमी जो इज अनेबल टू स्पीक, जो बोल ही नहीं सकता, तो वो नेशनल एंथम कैसे गाएगा? या कोई आदमी जो खड़ा नहीं हो सकता, अपाहिज है या बिस्तर पे लेटा हुआ है, बस वो अटेंटिव होकर के अगर उसको सुन रहा है फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट विल बी सफिशिएंट, दैट विल अमाउंट टू पे रिस्पेक्ट टू नेशनल एंथम. आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी होता क्या है, सिनेमा हॉल्स वगैरह में नेशनल एंथम बजता है, तो वहां पर लिख के आता है प्लीज स्टैंड एट योर सीट. It is not mandatory to stand at your seat. If you are paying proper respect, if you are listening it for those 52 seconds, suppose आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके लिए खड़ा हो पाना आसान नहीं है, हो सकता है आपको कोई somewhat related to problem like बोन की कोई प्रॉब्लम है या कुछ, आप नहीं खड़े हो पा रहे हो, तो that does not amount कि you are not paying respect to national anthem. तो इस केस में साफ तौर पे कहा गया that not singing the song, not singing the national anthem does not amount not singing the national anthem does not amount the disrespect to national anthem. Apart from that, not singing any song is the essential part of Jowwa culture. ये उस कल्चर का एसेंशियल पार्ट माना गया, एक अभिन्न अंग मान लिया गया. तो अगर अभिन्न अंग है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है. क्लियर? सो ये कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर कोर्ट में रिलीजन क्या है इस पर बड़ी बहस हुई. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन. देखिए यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि आप एक एक आर्टिकल को स्टडी करो बहुत डीपली. बेसिकली जहां पर जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वही आर्टिकल मैं आपको करा रहा हूँ. मैंने आपसे पहले बताया इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एक हर एक आर्टिकल नंबर आपको याद ही हो क्या हो. आपको बेसिकली वो पढ़ना है, उन चीज़ों को ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. तो बस अब हम देखेंगे आर्टिकल 26, 27, 28, इन तीन आर्टिकल्स में ऐसे कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स दिए गए हैं विच इज एसेंशियल फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो अगला लिख लीजिए, बेसिक प्रिंसिपल्स for freedom of religion. बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजन. क्या क्या वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन को सिक्योर करने के लिए? तो सबसे पहली चीज तो आप ये जान लीजिए, सबसे पहली चीज दैट एवरी सिटीजन मस्ट रिस्पेक्ट, every citizen must respect each and every religion. हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो हर धर्म की
इज्जत करे, हर धर्म का सम्मान करे, ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी चीज और क्या है, दी एसेंशियल एलिमेंट्स of culture which are not violating the principles of basic structure, which are not violating the principles of basic structure shall be the part of that particular religion। वो सारे एलिमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं से वायलेट नहीं कर रहे हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स कल्चर के या उस पर्टिकुलर रिलीजन के अभिन्न अंग बने रहेंगे, उनमें कभी भी किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। क्लियर? ओके। थर्ड, द स्टेट शैल नॉट fund, govern, protect any particular religion गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ना तो कोई फंडिंग कर सकती है, ना तो उसे प्रोटेक्ट कर सकती है, ना ही उसे गवर्न कर सकती है। रिलीजन इज अ कंप्लीट प्राइवेट अफेयर और उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर थिंग इज देयर, एनी काइंड ऑफ डोनेशन given to religious institution shall not be audited। किसी भी तरीके का कोई भी फंडिंग, किसी भी तरीके का डोनेशन अगर किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दिया जा रहा है तो वो उसे किसी भी परिस्थिति में ऑडिट नहीं किया जा सकता, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो जितनी जरूरी क्यों ना हो। अगर किसी भी तरीके की फंडिंग किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को की जा रही है तो वो उसे किसी भी तरीके से ऑडिटिंग उसकी नहीं की जा सकती। ये बात कायदे से ध्यान रखिएगा। कितना भी चढ़ावा मंदिर में चढ़े, कुछ भी हो जाए, कितने भी करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ जाए, आप देखते होंगे न जाने कितने मंदिर है, न जाने कितने मस्जिद है, अलग अलग जगहों से फंड्स आते हैं वहाँ पे, और उन फंड्स की किसी भी तरीके की ऑडिटिंग नहीं हो सकती, उनका ब्यौरा गवर्नमेंट कभी नहीं मांग सकती। इससे थोड़ा सा कुछ लोग गलत काम भी करते हैं, जैसे मंदिर में मस्जिदों के नाम पर अपने ब्लैक मनी को वाइट करना और इस तरीके के न जाने कितने कॉन्सेप्ट लोग चलाते हैं, तो इसका एक गलत फायदा उठाते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्यों? क्योंकि जिस दिन गवर्नमेंट ने इन चीज़ों पे नज़र बनाना शुरू कर दिया, बायसनेस अपने आप क्रिएट हो जाएगी। अपने आप हो सकता है कोई गवर्नमेंट आ जाए जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने लग जाए या उसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाए, तो ये सिर्फ उस चीज़ को बचाए रखने के लिए हमारे देश में ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी गवर्नमेंट किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को ना तो फंड कर सकती है, ना तो वो उनके यहाँ जितना भी डोनेशन आ रही है, जितना भी पैसा आ रहा है, वो किससे आ रहा है, कितना आ रहा है, इस चीज का कोई डिटेल मांग सकते हैं। ओके, सो दीज आर द 4 बेसिक प्रिंसिपल्स और 4 बेसिक गाइडलाइंस ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सो दैट इज ऑल इन योर दिस पार्ट, दैट इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके बाद अगला सेट जो आता है दैट इज आर्टिकल 29 एंड 30। 29 और 30 बेसिकली डील्स विथ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स।
आर्टिकल 29 एंड 30। ये कहते क्या है? आर्टिकल 29 और 30 कहते क्या है? ये कहते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 29 basically deals with cultural rights and article 30 basically deals with educational rights। एक चीज जरा ध्यान रखना, ये किसके लिए है कल्चरल और एजुकेशनल राइट? ये बेसिकली बात करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। किसकी? ऑफ माइनॉरिटीज। अब इंडिया में माइनॉरिटी है कौन? एक चीज जरा ध्यान रखिएगा, इंडिया में अगर मैं बोलूं कि हु इज इन द मेजॉरिटी, वी कैन इजीली से हिंदू। हिंदू है मेजॉरिटी में, हिंदू को छोड़ करके बाकी सारे माइनॉरिटी में, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 80% पॉपुलेशन इंडिया की हिंदुइज्म प्रैक्टिस करती है। तो हिंदुइज्म में आता कौन कौन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हिंदू? हिंदू की डेफिनेशन है क्या? तो ध्यान रखना, any person who follows the Vedic principle, any person who follows the Vedic principle, वैदिक कल्चर को फॉलो करता है, ओके, और who is a बुद्ध, जो बुद्धिज्म को फॉलो करता है, और who is a जैन, जो जैनिज्म को फॉलो करता है, और who is a सिख shall be considered as Hindu। कोई भी आदमी जो वैदिक कल्चर को फॉलो करता है, या बुद्धिज्म को फॉलो करता है, या जैनिज्म को फॉलो करता है, या सिखिज्म को फॉलो करता है, उसे हिंदू कंसीडर किया जाएगा। उसके पीछे रीजन है, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म वैदिक कल्चर से ही निकले हुए धर्म है, और दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। दैट्स व्हाई दे ऑल आर कंसीडर्ड अंडर वन स्फीयर कॉल्ड एज हिंदू। उसके अलावा माइनॉरिटीज में क्या है? हमारे यहाँ मेजर माइनॉरिटी है सबसे बड़ी, इस्लाम। बेसिकली क्या था हमारे देश में, जब हमारे देश में संविधान बना तो कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट था कि हो सकता है हमारे देश में माइनॉरिटीज के साथ गलत काम हो, क्योंकि हिंदू डोमिनेटेड एरिया है। और इसी एक गलत फहमी की सोच की वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इतना इशू क्रिएट किया कि इंडिया वाज पार्टीशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिया का पार्टीशन हो गया था और एक सेपरेट इस्लामिक स्टेट बना था, जिसकी आज क्या हैसियत है सब कोई जानता है। तो पाकिस्तान जैसे स्टेट कि आइडियोलॉजी वाले कुछ लोग उस समय इंडिया में भी रह गए थे, और उनको लगता था कि कहीं हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी है और ऐसा वैसा। तो इसी बात का अश्योरेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ने दिया, इतना एश्योरेंस दे दिया कि माइनॉरिटीज को कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। साफ तौर पे कल्चरल और एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज एज अ फंडामेंटल राइट दे दिया। नाउ इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहते क्या है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज? आर्टिकल 29 बात करता है कल्चरल राइट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज अपने कल्चर को अपने तरीके से प्रिजर्व करने का पूरा राइट रखते हैं। नोबडी एट एनी कॉस्ट कैन इंटरफियर इन दैट। किसी भी कीमत पर कोई भी इंटरफियर उसमें नहीं कर सकता। दूसरी चीज, एजुकेशनल राइट, इट गिव्स द राइट टू माइनॉरिटीज टू रन देयर ओन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। वो ये राइट देता है माइनॉरिटी कम्युनिटी को कि वो अपने खुद के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस चला सकें, लेकिन इसमें कुछ चीजों पे बाउंडेशंस है। वो बाउंडेशंस क्या है? सबसे पहली चीज तो ये, all those religious institutions must be administered and governed by the religion only, by the members of that particular religion only। वही लोग उसको गवर्न करेंगे, वही लोग उसको चलाएंगे। सेकेंड, they cannot be funded by the side of government at any cost। गवर्नमेंट किसी भी तरीके की फंडिंग, किसी भी तरीके का कोई भी सपोर्ट इस तरीके के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को नहीं करेगा। Apart from it, the moment they are taking the funding from any government or any non-government organization, NGO से भी अगर वो funding ले रहे हैं, तो under those circumstances they will not be considered as a minority institution। वो
वो अपने हिसाब से चला सकते हैं जब तक कि वो लोग किसी भी तरीके की फंडिंग या किसी तरीके का गवर्नेंस नहीं लेते हैं. So that is their right. Nobody can stop the working of madrasas or various other religious institutions. That is protected under Article 29 and 30. See, this is all in your this class. For this class, up to here I have detailed you about freedom of religion, cultural and educational right. So very less is left in fundamental right. Maximum 1 or 2 classes. Again I am telling you, go through the question answer sheet. टेस्ट सीरीज पे जाइए, उसको सॉल्व करिए, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट और समथिंग यू मे इजीली एड्रेस टू अस, यू मे इजीली टाइप टू अस, यू मे राइट टू अस, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. गुड लक फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू.